हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नॉर्मल इंजन वर्सेस सीआईडी इंजन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ओल्ड मॉडल डीजल पेट्रोल इंजन के बारे में और न्यू मॉडल के एमपीएफआई और सीआईडी इंजन के बारे में कि इसमें क्या अंतर है और कंपनी ने इस अंतर को क्यों दिया। ठीक है, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, इसको स्किप बिल्कुल ना करें। तो बने रहें हमारे साथ एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा जो उद्देश्य हमारा ये है कि सीआईडी इंजन में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। सीआईडी इंजन एक्चुअल में होता है क्या है। ठीक है, जिनको नॉलेज है ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो लोग अभी काम सीख रहे हैं, इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। ठीक है, तो सीआईडी को समझने से पहले हम नॉर्मल इंजन को समझेंगे। तो नॉर्मल इंजन में सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन की। तो जितने भी लोग अभी इस फील्ड में नए आए हैं या 2-3 साल पुराने हो गए हैं, उन लोगों ने पेट्रोल मॉडल ओल्ड मॉडल देखा होगा, जैसे 800 है, मारुति वैन है या एम्बेसडर फिएट, जो भी गाड़ी से वो इंट्रोड्यूस हैं, उन गाड़ियों में उन्होंने देखा होगा नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी एक मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है जिससे टैंक से पेट्रोल आता है, कार्बोरेटर में जाता है। ठीक है, और कार्बोरेटर से चलने वाली गाड़ियों में जनरली एक डेल्को होता है जिसमें पॉइंट कंडेंसर होते हैं, और उस डेल्को में उसका डेल्को का डिज़ाइन हम देखेंगे तो इस टाइप का डिज़ाइन डेल्को का होता है, गोल। ठीक है, और यहाँ पर लगा होता है बीच में हमारा एक छोटा सा रोटर, और यहाँ पे इसमें सेंटर में पॉइंट होता है जो कि उसकी सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, और मान लो जैसे 4 सिलेंडर इंजन है तो 1 2 3 4 पॉइंट होंगे डेल्को कैप के अंदर, और 3 सिलेंडर तो 1 3 2। ठीक है, तो ये जो डेल्को होता है, ये डेल्को का काम है तीनों पिस्टन पे, तीनों सिलेंडर पे फायरिंग आर्डर को भेजना। ठीक, तो इसको हम नॉर्मली सेट करते हैं। नॉर्मली इसमें पॉइंट कंडेंसर होते हैं, नॉर्मली डेल्को को सेट करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं। तो ये सब इंजन जो भी है नॉर्मल होते हैं पेट्रोल के। तो पेट्रोल इंजन में पहले हम डेल्को देखते थे, लेकिन उसके बाद जब पेट्रोल इंजन को, नॉर्मल इंजन को बंद करा और उसके बाद इसमें एमपीएफआई इंजन आया, तो एमपीएफआई का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, तो टैंक के अंदर जो हमारा फ्यूल पंप होता था, जो मैकेनिकल फ्यूल पंप होता था पहले, अब टैंक के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप दे दिया, जिसका प्रेशर कम से कम 4 से 3.5 से 4 बार के आसपास प्रेशर होता है पेट्रोल का। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन की। तो 4 से 4 का प्रेशर, 4 से 3.5 से 4 बार का प्रेशर पेट्रोल में होता है, और 3 या 4 फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, और उसको ऑपरेट करने का काम टोटल हमारा ECU का होता है। जैसे हम गाड़ी को क्रैंकिंग करते हैं, क्रैंक सिग्नल देता है ECM को, ECM सिग्नल देता है हमारे तीनों इंजेक्टर की कॉइल को, तीनों इंजेक्टर पे पल्स देता है, और साथ में हमारे या तो उसमें डेल्को CDI वाला होता है या फिर हमारा इग्निशन कॉइल वाला होता है। जैसे एक सिलेंडर पे 3 अलग अलग कॉइलें होती हैं, 1 2 3 अलग अलग कॉइल होती है। या ओल्ड मॉडल इंजन को देखें हम तो कॉइल होती है वो जो चारों सिलेंडर पे या तीनों सिलेंडर पे हमारा करंट सप्लाई करती है, तो वो फायरिंग आर्डर के मुताबिक करती है। और वो जैसे ही उसके अंदर हम क्रैंकिंग करते हैं तो ECU ऑर्डर करता है कॉइल को, और कॉइल सिग्नल देती है हमारे कॉइल करंट देती है हमारे स्पार्क प्लग के ऊपर, और इंजेक्टर पे उसके पल्स आती है ECM द्वारा, और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखा जाए तो सीआईडी इंजन और पेट्रोल एमपीएफआई इंजन दोनों की अगर देखा जाए दोनों का मैकेनिज्म लगभग सेम ही है, एक जैसा काम करता है। तो सीआईडी इंजन के अंदर थोड़े से सेंसर ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पेट्रोल इंजन का मसला, जो बहुत इजी वे में हम समझ चुके हैं। इसको बहुत शॉर्टकट में मैंने समझाया है, इसको डिटेल में अगर बताने जाएंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पेट्रोल इंजन, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो दरअसल CRDI डीजल इंजन के ऊपर है। ये CRDI का मतलब होता है कॉमन रन डायरेक्ट इंजेक्शन। तो अब हम बात करेंगे डीजल इंजन के बारे में। तो डीजल इंजन में आपने देखा होगा मैक्सिमम नॉर्मल इंजन में रोटरी पंप होता है, या उससे भी पहले जाएंगे तो हम इनलाइन पंप होता है। ठीक, तो इनलाइन पंप में क्या होता है कि एक कैम शाफ्ट होती है पंप के अंदर। जैसे मान लो सपोज करो ये हमारा पंप है, ये इसके 4 डिलीवरी वाल है। ठीक, यहाँ पर एक कैम शाफ्ट होती है,
इस टाइप की। और यहाँ पर अंदर पंप के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फायरिंग आर्डर के मुताबिक जैसे हमारा इंजन का सिलेंडर काम करता है ना 1 3 4 2, उसी टाइप से पंप का सिलेंडर भी काम करता है। ये जो एलिमेंट है 4, यहाँ से डीजल सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी इसके इंजन के टाइमिंग को पंप के टाइमिंग से मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कैम इस एलिमेंट को दबाती है तो यहाँ पर स्प्रे आता है, मतलब डीजल आता है और नोजल पे जाता है। 1 3 4 2, 1 3 4 2, इस टाइप से फायरिंग आर्डर इसमें होते हैं। तो ये पूरा मैकेनिकल पंप है हमारा, ये इनलाइन पंप हो गया, ठीक। अब इनलाइन पंप के बाद हम बात करेंगे रोटरी पंप की। तो जैसे ये पंप आप देख रहे हैं ये CRDI पंप है डेल्फी का, ये 2.2 सफारी का पंप है। जैसे कि इसमें यहाँ देख सकते हैं हम एक पाइप लगा हुआ है, ये हाई प्रेशर पंप है तो इसमें सिंगल पाइप आएगा, ठीक। इसमें आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। वैसे हम रोटरी पंप में देखेंगे 4 पाइप होते हैं, 1 3 4 2, ये इसके फायरिंग आर्डर 1 3 4 2 13 42 फायरिंग आर्डर होता है ओल्ड मॉडल इंजन का, ठीक है। तो जैसे हम इंजन को क्रैंकिंग करते हैं तो जैसे पिस्टन 1 नंबर का टॉप पर आएगा, वैसे हमारा 1 नंबर पंप का जो फायरिंग जाएगा 1 नंबर सिलेंडर पे जाएगा, 1 नंबर नोजल स्प्रे करने की गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये सारा सिस्टम जो भी है ये नॉर्मल है, मैकेनिज्म है, टोटल मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम CRDI की बात करें तो CRDI इंजन पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, टोटल इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ECU से होता है। तो इसको अब समझेंगे हम, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, आगे जाके हमें इसी पे काम करना है। ये लगभग ये हमारा विलुप्त प्रजाति हो चुका है, काम ख़त्म होने वाला है इनका। बहुत कम गाड़ियाँ बची हैं अब जो रोटरी पंप जो इनलाइन पंप से चल रही है, या पेट्रोल इंजन को देखें डेल्को से या MK5 इंजन भी लगभग कम होते जा रहा है, ठीक है। तो अब हम आए थे हमारे टॉपिक पे CRDI इंजन के बारे में। तो CRDI इंजन का मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल का मतलब ये होता है कि एक रेल होती है जो कॉमन होती है, ठीक है। ये इस टाइप की हम एक रेल मान लेते हैं जिसमें 4 या 5 कनेक्शन होते हैं। अगर 3 सिलेंडर है 4 कनेक्शन होंगे, और अगर 3 सिलेंडर है तो 4 कनेक्शन होंगे, और अगर 4 सिलेंडर हैं तो 5 कनेक्शन होंगे, ठीक। तो इस टाइप की कॉमन रेल होती है। तो कॉमन रेल का नाम कॉमन रेल रखा है इसलिए है कि ये कॉमन है, एक रेल हमारी कॉमन है, और चारों सिलेंडर पे जो भी डीजल सप्लाई होता है वो इसी कॉमन रेल से होगा। यहाँ पर प्रेशर आएगा हमारा हाई प्रेशर पंप से, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। मान लो सपोज़ करो ये हमारा हाई प्रेशर पंप का पाइप है, ठीक। और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है हाई प्रेशर पंप। तो यहाँ देख सकते हैं ये आ गए हमारे 4 पाइप जो कॉमन रेल से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें डीजल आएगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारे इंजेक्टर है। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम जो हमने ड्राइंग करके बनाया है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ समझने के बजाय डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन गाड़ी के ऊपर अगर हम इसको लिखने जाएंगे इंजन के ऊपर तो हर चीज़ हमें एकदम क्लियर नहीं देख पाएगी। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा जुगाड़ किया है। और जुगाड़ क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी मशीन है। ये मशीन है हमारी CRDI टेस्ट बेंच, ठीक, जिस पे हम इंजेक्टर रिपेयर करके चेक करते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम को समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमें आसानी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा पूरा CRDI का सिस्टम है, यहाँ पर ये पूरा सिस्टम दिख रहा है ऑपरेटिंग का, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम CR सिस्टम के बारे में। ये हो गया हमारा हाई प्रेशर पंप, ठीक, ये हो गया हमारी रेल, और ये हो गया हमारा इंजेक्टर। यहाँ हमने सिंगल इंजेक्टर लगा रखा है। हम यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ी रेल लगाएंगे तो हम 4 भी लगा सकते हैं, और 3 इंजेक्टर की कॉमन रेल लगाएंगे तो हम 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉमन रेल। तो ये हो गई हमारी कॉमन रेल। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारा प्रेशर सेंसर, और ये हमारा DRV सेंसर, और ये हाई प्रेशर पंप आपको देखने को मिलेगा हमारी हुंडई वर्ना में, स्कॉर्पियो में, XUV में। यहाँ पर मीटरिंग यूनिट आता है, ठीक है। तो मीटरिंग यूनिट यहाँ से हटा के हमने उसको पैक कर रखा है, क्योंकि कॉमन रेल में हमारा DRV लगा हुआ है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, DRV का और मीटरिंग यूनिट का काम लगभग सेम होता है। दोनों का काम इंजन के RPM को कंट्रोल करना, प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीटरिंग यूनिट की बजाय हमने कॉमन रेल पे DRV सेंसर लगा रखा है। तो CR को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, सपोज़ करो ये हमारा ECU है, ठीक है, ये हमारा ECU है। यहाँ से जैसे ही हम गाड़ी में क्रैंकिंग करेंगे, जैसे मान लो हमने क्रैंकिंग करी, ये हमने इंजन को RPM दिए यहाँ से,
देख सकते हैं, ये हमने मशीन घुमाई और ये हमारा इंजन में आरपीएम आए, ठीक है। ये समझ लें हम, ये इंजन का फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फ्लाईव्हील घूमने लगा और ये लगा हुआ हमारा क्रैंक सेंसर, ठीक है। हम इसको क्रैंक सेंसर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जबकि ये आरपीएम सेंसर है मशीन का, लेकिन हम इसको क्रैंक सेंसर मान लेते हैं। जैसे हमने फ्लाईव्हील को स्टार्ट किया, गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट किया, मतलब क्रैंकिंग की, हमने स्टार्टर दबाया तो ये हमारा फ्लाईव्हील घूमा और फ्लाईव्हील घूमा, और यहाँ देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे होल हैं, ये होल हैं, ये टीथ होते हैं, जैसे फ्लाईव्हील में भी होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लाईव्हील में टीथ होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होल दे रखे हैं, और ये हमारा क्रैंक सेंसर मान लो उसको, ठीक। जैसे ही हम क्रैंकिंग करते हैं, फ्लाईव्हील घुमा हमारा, सपोज करो 200 से 250 आरपीएम पे घुमा, ठीक। फ्लाईव्हील घुमा, फ्लाईव्हील घूमते सेंसर ने इसको सेंस किया और सेंस करके सीधे सिग्नल दिया ईसीयू को। ये हमारा ईसीयू हो गया। ईसीयू पे सिग्नल आया कि भाई क्रैंकिंग हुई है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अब क्या करेगा ईसीयू, ईसीयू ने क्या करा कि क्रैंकिंग हुई, क्रैंकिंग होते ही यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हुआ, ठीक है। प्रेशर बिल्डअप हुआ, मान लो आप 200 से 250 बार का प्रेशर, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसमें आरपीएम देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आरपीएम अभी हमारे 75 है, और इसको हम 150 आरपीएम के आसपास लेके जाएंगे, ये 200 आरपीएम के आसपास, ठीक है। क्योंकि इंजन भी हम जब स्टार्ट करते हैं तो करीब 200 से 250 250 आरपीएम के आसपास इंजन होता है, तो हमारा 200 आरपीएम हो गया। और यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये हमारा प्रेशर बिल्डअप शुरू होना चालू हो गया, ठीक है। तो ये 200 बार के आसपास प्रेशर हमारा यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है। तो जैसे ही ईसीयू को सिग्नल मिला कि इंजन को 200 से 250 आरपीएम दिए गए हैं, वैसे ही ईसीयू ने कमांड दी हमारे डीआरवी सेंसर पे, ठीक है। डीआरवी सेंसर ने स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे 200 बार का प्रेशर बिल्डअप किया, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये रिटर्न पाइप है इसका, कॉमन रेल का, यहाँ से लगातार रिटर्न जाता रहता है डीजल, ठीक है, कहाँ पे, टैंक में। तो जैसे ही हमने क्रैंकिंग की, क्रैंकिंग करते ही यहाँ पर पावर आया सिग्नल, और पावर आते ही यहाँ पे इसने रिटर्न डीजल को कम किया। जैसे रिटर्न डीजल कम हुआ और यहाँ प्रेशर सेंसर पे प्रेशर बिल्डअप हुआ 200 से 250 बार का, ठीक है। 200 से 250 बार का जब प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप हो जाता है, तब इंजेक्टर हमारा स्प्रे करने के लिए तैयार है, ठीक। तो यहाँ पर प्रेशर बन चुका है कम से कम हमारा 200 से 250 बार का, ठीक। यहाँ देख सकते हैं हम स्क्रीन पे 250 बार का प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, ठीक है। जैसे ही सिग्नल मिला ईसीयू को कि भाई प्रेशर सेंसर ने सिग्नल दिया कि भाई 200 से 250 बार का ये प्रेशर बन चुका है और इंजन स्टार्ट होने की पोजीशन में है, तो ईसीयू ने सिग्नल दिया, ईसीयू ने कमांड दिया हमारे इंजेक्टर को, और जैसे ही वहाँ पर यहाँ पर कमांड आएगी तो ये हमारा इंजेक्टर स्प्रे करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे इंजेक्टर स्प्रे किया हमारा इंजन हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया इंजन। अब स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, 800 से 900 आरपीएम पे हमारा इंजन स्टार्ट खड़ा हुआ है और करीब करीब 350 के लगभग हमारा बार प्रेशर होता है, 350 बार के लगभग प्रेशर हमारा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इंजन को स्टार्ट करने के बाद जैसे हम उसको एक्सीलरेटर देते हैं, तो एक्सीलरेटर का पूरा कनेक्शन, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था आपको पहले, इसके पहले, एक्सीलरेटर का जो कनेक्शन होता है मीटरिंग यूनिट से और हमारे डीआरवी सेंसर से होता है। जैसे हम एक्सीलरेटर मारते हैं, जैसे हमने 10% या 20% पेडल को पुश करा यहाँ पर मीटरिंग यूनिट पे, अगर मीटरिंग यूनिट वाला इंजन है, जैसे कुछ इंजन ऐसे होते हैं जिसमें मीटरिंग यूनिट भी होता है और डीआरवी भी होता है, जैसे हमारा टोयोटा एटियोस हुई या ओल्ड मॉडल हुंडई वर्ना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम इंजनों में या तो मीटरिंग यूनिट होता है या फिर डीआरवी होता है। तो जैसे हम एक्सीलरेटर पेडल को दबाते हैं, पुश करते हैं, तो वहाँ सिग्नल मिलता है ईसीयू को कि भाई 10% या 20% का एक्सीलरेटर पेडल को पुश किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कमांड आती है मीटरिंग यूनिट पे या डीआरवी पे, तो वो उतना प्रेशर उसमें बिल्डअप करता है कॉमन रेल में। तो कॉमन रेल में जब प्रेशर बिल्डअप हुआ, मान लो जैसे ये मैंने इंजन पे आरपीएम दिए, ये आरपीएम बढ़ाए, आरपीएम बढ़ाने के बाद जैसे सिग्नल मिला ईसीयू को कि भाई यहाँ पे 400 बार का प्रेशर बन चुका है, ठीक है। अब 400 बार का प्रेशर अगर बन चुका है, मतलब गाड़ी में पिकअप की मात्रा को बढ़ाना है। पिकअप की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करेगा ईसीयू, इंजेक्टर पर जो पल्स आ रही है उसको बढ़ा देगा, और उसको बढ़ाते ही क्या होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रे ज़्यादा करने लग गया। स्प्रे ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, गाड़ी का पिकअप इंक्रीज़ होगा, पिकअप इंक्रीज़ होगा। अब पिकअप को
इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है एक्सेलेटर पेडल। और जैसे हम एक्सेलेटर पेडल को पुश करते हैं और छोड़ते हैं, पुश करते हैं और छोड़ते हैं, वैसे वैसे मीटरिंग यूनिट और डीआरवी सेंसर पे कमांड कम ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंग इंजेक्टर के ऊपर हमारी पल्स कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता है पूरा CRDI का मैकेनिज़्म। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे अगर पिकअप बढ़ेगा वैसे वैसे गाड़ी का डीजल प्रेशर बढ़ता जाएगा और इंजेक्टर पर आने वाली कमांड बढ़ती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा इंजन RPM लेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका था हमें समझने के लिए। तो भाई हम इसको डायग्राम में या चार्ट पे समझाते हैं तो सब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ पाती है, लेकिन यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। अगर कुछ बचता है या मैं कुछ भूल जाता हूँ बताने के लिए तो आप उसको मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ECU, जो कि पूरी हमारी कार का कंट्रोल होता है। यही चीज़ मैं आपको कार पे भी समझा सकता था, लेकिन कार पे इतना खुले में, इतना ईजी वे में समझ में आपको नहीं आ पाता। बहुत से लोग नए हैं इस लाइन के अंदर तो उनको समझने में दिक्कतें आती। तो ये हमारा मैकेनिज़्म है CRDI का। जैसे कि हम इंजन स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इंजन में, तो नॉर्मल इंजन में क्या होता है कि चारों पाइप अलग अलग होते हैं, हमारे पंप से निकलते हैं चारों पाइप, 1 3 4 2। जैसे हम इंजन स्टार्ट होता है तो वैसे 1 3 4 2 के हिसाब से फायरिंग ऑर्डर होते हैं और इंजन स्टार्ट होता है। और जैसे हम एक्सीलेटर को दबाते हैं पंप हमारा प्रेशर बढ़ाता है और नोजल ज़्यादा फायरिंग करता है और गाड़ी का इंजन का पिकअप इंक्रीज़ होता है। जैसे एक्सीलेटर को छोड़ते हैं वैसे डिक्रीज़ होता है। वैसे ही CRDI के इंजन के अंदर क्या होता है, सारा सिस्टम हमारा ECU के अंदर कंट्रोल पूरा स्पोक, इसका नाम ही ECU है। ECU का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सेलेटर पेडल को दबाते हैं छोड़ते हैं वैसे वैसे ये मीटरिंग यूनिट DRV अपना काम करते हैं और इंजेक्टर पे पल्स कम ज़्यादा होती है, प्रेशर कम ज़्यादा होता है और हमारा इंजन अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक CR वर्सेस नॉर्मल इंजन का। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से उसको समझ लिया होगा। और अगर कोई चीज़ बच जाती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका बराबर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कुछ डायरेक्ट मुझसे बात करना तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल में मैक्सिमम लोगों के उठा नहीं पाता हूँ, काम में व्यस्त रहता हूँ, तो आप कॉल करने के बजाय मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, बराबर उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और फिर दोनों को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।